आपके पास पारस पत्थर है, ये पारस पत्थर आप हमें दे दो। तो अबेनाथ जी ने कहा कि भी पारस पत्थर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जो देख रहे हैं पास में मेसा का पहाड़ या मेसा का पठार, चित्रकूट पहाड़ी, इसके ऊपर मुझे एक सुंदर सा दुर्ग बना के दो। देवीय शक्ति थी भीम और भीम के परिवार के पास, वो लग गए और बोला कि रात रात में बनना चाहिए, अगर सुबह होगी तो पारस पत्थर नहीं मिलेगा। देवीय शक्ति से दुर्ग पूरा का पूरा बनने जा रहा था। तो कहते हैं कि लास्ट का हिस्सा बना हुआ था दक्षिण दिशा की साइड, वहां की दीवार चल रही थी। अबेनाथ जी ने सोचा कि इनको तो पारस पत्थर देना पड़ेगा, बढ़ा दिया भाई। तो इसके मन में लालच आ गया कि दुर्ग भी बन जाए, वो भी मिल जाए और पारस पत्थर भी नहीं देना। तो कहते हैं कि अपने चेले कुक्कड़नाथ या कुकड़ेश्वर को भेजा कि आप आवाज लगा दो, किस चीज की, मुर्गा बनके की, कुकड़ों को मॉर्निंग हो गई है और खड़े हो जाओ। ये गया कुकड़ेश्वर, मुर्गा बोला, जो इसने आवाज बाग लगाई, बाग बोलते, बाग लगाई, तो उसके साथ ही भीम जी को तो ध्यान ही नहीं था, काम में लगे हुए थे पूर्ण रूप से कि कितने बज गए उनके बैठ में, तो 12 बजे। जो ही आवाज लगे, हमें तो पहले पता रहता है कि अब कितने बज गए, हम तो देख के बता देते हैं कि हाँ 4 बजे टाइम देखा था, 4:30 करीबन हो गए थे। भीम जी ने जैसे ही लगा कि अरे ये तो सुबह हो गई, पारस पत्थर तो नहीं मिलेगा, काम पूरा नहीं हुआ, गुस्से में आके उन्होंने लात मारी और वहां पे बन गया तालाब। और गोडो जट रखो, घुटना जहां पे रखा वहां पे क्या बन गई, भीम गोड़ी। और साथ में ही कुकड़ेश्वर का मंदिर बना दिया और कुकड़ेश्वर का तालाब बना दिया, क्योंकि कुकड़ेश्वर भी तो कोई छोटी चीज नहीं है अपने। तो कुकड़ेश्वर का भी वहां पे तालाब, और क्या लिखा है भाई सर, ये भीमरथ पुण्य तो विद्या में नहीं है, क्या क्या लिख दिया अम्बिका होगा, विरधा वर्धा है या विद्या है, क्या लिख रहे? नहीं बेटा, वो आपका अलग होगा, जो एक झरना है शायद, आप उस भीमलत झरने की बात कर रहे हो। ये भीमलत तालाब की बात कर रहा हूँ, भीम घोड़ी की बात कर रहा हूँ, कुकड़ेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूं। अब देखो, एक इसी के दक्षिण के अंदर इस तरह है मोहर मगरी। मोहर मगरी चित्तौड़गढ़ साइड में चले जाओ, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं या छोटे छोटे जो टिल्ले, उनको मगरी बोलते हैं। बाड़मेर साइड में चले जाओ आप, वहां पे मगरी, आप थोड़ा डोड़ो, अपनी साइड शेखावाटी में तो टिल्ला बोलते हैं, डोड़ा बोलते हैं, और वो लोग टिल्ला या डोड़ा न बोल के उनको क्या बोलते हैं, मगरी बोलते हैं, वो है मगरी। और दूसरा यहाँ पे बना हुआ है चित्तौड़ा बुर्ज, चित्तौड़ा बुर्ज बनी हुई है दक्षिणी साइड में इसकी। मोहर मगरी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया था तो किसी भी साइड से वो अंदर नहीं घुस पाया था, बाहर तो 7 दरवाजे थे, अंदर घुसेगा कैसे। अब वो उन्होंने देखा कि जो दक्षिणी दिशा है वहां पे कोई छोटा सा टिल्ला बना हुआ है, अगर उस टिल्ले को थोड़ा ऊंचा और कर लिया जाए किसी भी प्रकार से, तो उस टिल्ले के माध्यम से हम अंदर घुस सकते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि रात रात में ये टिल्ला बनाना, और लालच दिया कि प्रत्येक परात गेरेगु, मतलब एक परात गेरेगु भी एक मोहर मिलेगी, टोकरी बोलते थे वो लोग, एक टोकरी की क्या मिलेगी, एक मोहर मिलेगी। सैनिक लग गए, तो प्रत्येक टोकरी के लिए क्या थी, सर भीमलत तालाब की ही मैं बोल रही हूँ, वो वृद्ध जयपुर में नहीं है। नहीं बेटा, जयपुर में नहीं है, ये तो अपना चित्तौड़गढ़ में है भीमलत। अब इसके बाद में वो गेर डाल रहे थे, टोकरी डाल रहे थे जल्दी जल्दी स्पीड में, मतलब उनको तो पर घंटे क्या पर वर्ग पैसे मिल रहे थे। और जब मोहर दी गई तो उसको क्या नाम मिला था, मोहर मगरी। अगर पूछ लिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मोहर मगरी का निर्माण किसने करवाया था, तो उस मोहर मगरी का निर्माण करवाया था अपने अलाउद्दीन खिलजी ने। हालांकि 3 शाखे भी प्रसिद्ध है,
वो साके हम जब इतिहास पढ़ेंगे तब उन साकों का हम वर्णन करेंगे। इसके बाद में इस दुर्ग की हम आगे की अन्य बातों की बात करें तो यहाँ पर एक बाड़ी है लाखोटा की बाड़ी, लाखोटा की बाड़ी, और एक बाड़ी है हरामखोरों की बाड़ी, हरामखोरों की बाड़ी। दो बाड़ी है इसके अंदर, एक लाखोटा की बाड़ी है, एक हरामखोरों की बाड़ी। लाखोटा की बाड़ी तो कहते हैं कोई अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड छुपना का स्थान है, उसको तो बोलते हैं लाखोटा की बाड़ी। आपातकालीन स्थितियों में अगर किसी भी प्रकार के राज परिवार को अगर सुरक्षित रखना है तो उसको लाखोटा की बाड़ी में रखा जाता है। हरामखोरों की बाड़ी नाम से स्पष्ट है, आरामखोर बदमाश लोग अगर कोई प्रकार की बात सजा दी जाती तो वह सजा कर दी जाती। हरामखोरों की बाड़ी कहां पे दी जाती थी उनको? हरामखोरों की बाड़ी। राजस्थान में एक दुर्ग है सहाड़ा का किला, उदयपुर में ही है सहाड़ा का किला, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का काला पानी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सजा देकर उस दुर्ग में डाल दिया, वो एक जेल के समान ही था, तो उसकी अस्थियां ही बाहर आएंगी, जिंदा बाहर नहीं आ सकता। वही था, अंग्रेज हमारे लोगों को यहाँ से कहां पे भेजते थे? अंडमान निकोबार। काले पानी की सजा थी वहां पे, न तो हमारे लोग थे न कुछ और था, कुछ दिन जीवन यापन करने के बाद अपने आप ही मृत्यु हो जाती थी, मतलब लौट के नहीं आ सकता था इस जगह दोबारा, तो उसको काला पानी। तो सहाड़ा का दुर्ग राजस्थान का क्या कहलाता है? मेवाड़ का क्या कहलाता है, या राजस्थान का क्या कहलाता है? काला पानी मेवाड़ का ही कहलाएगा भाई। दूसरे क्षेत्रों के तो लोगों को सजा क्यों देने देंगे उस समय, तो स्पेशल कहां का कहलाएगा? मेवाड़ का है। तो ये कुछ जगह है, पहाड़ा हिंगोला है, रत्नेश्वर तालाब है, भीमगोड़ी भीमलत तालाब, कुकड़ेश्वर मंदिर तालाब, चित्तौड़ बुर्ज, मोहर मगरी, लाखोटा की बाड़ी, हरामखोरों की बाड़ी। इसके अलावा मीरा का तो पता ही आपको संबंध इससे है, मीरा का मंदिर तथा मीरा की छतरी यहाँ पे है, पता है। लेकिन मीरा के गुरु का नाम है रैदास, इसको याद रखना, रैदास का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। रैदास रविदास, रैदास का मंदिर तथा रैदास की छतरी वो भी कहां पे बनी हुई है? इसीलिए देखो, मीरा को तो आपको जानते हो नागौर की थी, और इसकी शादी भोजराज के साथ हुई थी, चित्तौड़ के साथ। बात इसकी यह है, इसके गुरु का नाम रैदास है, उस रैदास की मृत्यु कहां पे हुई थी, रैदास का मंदिर कहां पे बना हुआ है, तो वो भी कहां पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इस दुर्ग की स्थापत्य कला के बात करेंगे। देखो भाई, जो मंदिर है, महल है, वो हम स्पेशल मंदिर महलों में पढ़ेंगे। उनके अलावा जो मंदिर महलों में जो बातें नहीं आएंगी उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इसी जगह। जो स्पेशल बनी हुई, हमने 7 द्वार पढ़ ले, 7 द्वारों के ऊपर जो मंदिर छतरियां थी वो तो पढ़नी जरूरी थी, क्योंकि वो तो उन द्वारों पर पूछ ली जाती है कई बार कि पाटन पोल पर किसका मंदिर बना हुआ है या किसकी छतरी बनी हुई है, तो वो बात तो अलग है। अब इसके अंदर 3 चीज बनी हुई है, उन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे हम। एक तो बना हुआ कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, एक बने हुए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, स्तंभ प्रशस्ति, और एक बना हुआ अपना विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ये प्रशस्ति बनी हुई है, इसके ऊपर तो जो कुंभा आना, कुंभा देखो नाम ही जब प्रशस्ति आ गया, स्तंभ तो है पत्थर का तो बना है, लेकिन प्रशस्ति मतलब किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित है और उसके जीवन का पूरा यशोगान इसके अंदर मिलता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का संबंध है कुंभा से, और कुंभा ने अपने जीवन के अंदर जितने भी युद्ध किए सभी युद्धों का वर्णन मिलता है। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक था अत्रि, और अत्रि की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र था महेश, उस महेश ने उसको पूरा किया। और इस विजय स्तंभ में केवल एक युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध, जिसको बोलते हैं मालवा का युद्ध, जो 1437 में सारंगपुर नामक स्थान पे हुआ था। मालवा एमपी का क्षेत्र था और ये गुजरात था। आपको पता है ये यहाँ पे कुंभा था।
कभी गुजरात के लोग अधिकार करते थे राजस्थान पे, कभी मालवा के। ये एक ऐसा संग्राम हुआ था जिसमें इन दोनों शासकों ने संधि की थी पहले, और दोनों ने एक साथ होकर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण करने की प्लानिंग की थी। और इस युद्ध को जीतना महाराणा कुंभा के लिए बहुत ही जरूरी था, मतलब नाक का सवाल बन गया। और इस युद्ध को जीतते ही उसने क्या बनाया, विजय स्तंभ। और 9 मंजिला इस विजय स्तंभ की बात करेंगे। पहले हमने नॉर्मल से ये बात कर ली, कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, ये भाई 75 फीट की हाइट पे बना हुआ है। और इसमें जो मंजिल है, वो मंजिल है 7 मंजिला बना हुआ। जैन व्यापारी था, एक जैन व्यापारी, और उस जैन व्यापारी का नाम था जेजाक। उस जेजाक ने इसका निर्माण करवाया था। और बाद में आदिनाथ, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनमें जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ। आदि का मतलब होता है शुरुआत, इसलिए इनका नाम पड़ता है आदिनाथ, मतलब शुरुआत करने वाला। उस आदिनाथ या ऋषभदेव को क्या है, ये समर्पित कर दिया गया है। इसमें सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो आदिनाथ की नग्न मूर्तियां लगी। कहते हैं कि इनकी कई बार मूर्तियां टूट गई थी। इसके बाद में यहाँ पर फतेह सिंह शासक बने थे, और इस फतेह सिंह ने इसके कुछ क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद में अपनी बात होगी कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कुंभा ने सर्वाधिक युद्धों का वर्णन, जितने भी युद्ध लड़े थे सबका वर्णन मिलता है। कुंभा का नागौर के साथ युद्ध, मालवा के साथ युद्ध, गुजरात के साथ युद्ध, और जितने भी अभियान किए थे, गागरोन का युद्ध, दिल्ली के शासकों के साथ भी अभियान किए थे, आपस में भी जो युद्ध लड़े थे, मेवाड़ मारवाड़ के साथ युद्ध, उन सब युद्धों का वर्णन काफी मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। विजय स्तंभ में सिर्फ सारंगपुर युद्ध, जिसमें मालवा तथा गुजरात की सेनाओं ने एक साथ आक्रमण किया था, इसके ऊपर है, कुंभा के ऊपर। और इन दोनों ने जो संधि की थी, उस संधि का नाम था चांपानेर की संधि। संधि एक तो आप पढ़ते हो कि संधि हुई युद्ध होने के बाद में संधि, ये युद्ध होने के बाद में संधि नहीं हुई थी। ये किसी युद्ध को जीतने के लिए 2 विरोधी राजाओं ने संधि की थी तीसरे राजा के विरुद्ध में, और वो क्या कहलाई थी, चांपानेर की संधि। अब हम देखेंगे विजय स्तंभ। क्या खास बात है विजय स्तंभ की? विजय स्तंभ के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। विजय स्तंभ, पहले आप एक बार 1 मिनट के लिए आप देखते रहो। इस विजय स्तंभ के अंदर मंजिल है 9 मंजिल। प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसकी जो हाइट है वो हाइट बनी हुई है 122 फीट। इसके अंदर जाने के लिए घुमावदार है, इसे घुमावदार इसके ऊपर तक पहुंचा जा सकता है, चारों तरफ घुमावदार। तो जो सीढ़ियां बनी हुई है, वो सीढ़ियां है 157 सीढ़ी। इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल, इसके ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। किसका शब्द लिखा हुआ? अल्लाह। इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना। इसकी जो ये 8वीं मंजिल है, ये 8वीं मंजिल चित्र विहीन है, किसी प्रकार के चित्र नहीं बने। इस 9वीं मंजिल गिर गई थी बिजली के कारण, और इसका क्या करवाया गया था? पुनर्निर्माण करवाया गया। इन सब बातों को आप भौगोलिक रूप से देख सकते हैं। इसका निर्माण किया था मंडन ने। गुजरात का ब्राह्मण शिल्पी था मंडन, जिसने शिल्प क्षेत्र के अंदर अनेक से ग्रंथ भी लिखे थे कि किस प्रकार इंजीनियर था, और इंजीनियरिंग के रूप में जो भी ग्रंथ, इस प्रकार का महल बनाना, इस प्रकार का हल्का भारी, ये दरवाजे,
इस प्रकार इसने महलों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर अनेक प्रकार के ग्रंथ भी लिखे थे। मंडन गुजरात शामिल था, जो महाराणा कुंभा का मुख्य शिल्पी भी था। मंडन के अलावा इसके पुत्र थे नापा, पोमा, पुंजा और भाड़ा, ये भी इसके साथ यहाँ पे शिल्पी थे। इसके अंदर जो मूर्तियां बनी हुई है, मूर्तियां, वो सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी हुई है? विष्णु की बनी है। इसलिए उपेंद्र नाथ डे चित्रकार है कि उपेंद्र नाथ डे पश्चिम बंगाल के चित्रकार थे, बाद में राजस्थान में आके रहना शुरू कर दिया। इन्होंने जब इसकी चित्रकला देखी तो इसको नाम दे दिया विष्णु ध्वज। याद रखना, सर्वाधिक विष्णु जी की मूर्तियां थी। अनेक भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां इसके अंदर थी, इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मतलब खजाना भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 1949 के अंदर इसके ऊपर 50 पैसे का डाक टिकट भी चलाया था। किसने? भारत सरकार ने। डाक तार आपको पता है सूची के विषय है, तो कौन चलाएगी? भारत सरकार। 50। राजस्थान की पहली इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट चला था वो कौन सी है? यही इमारत है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी जाए। इसके अलावा सन 2000 से मासिबो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रतीक चिन्ह है। किताबों के ऊपर देख लेना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के जो लोगों के अंदर भी इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में काम में लिया जाता है। विजय स्तंभ सारंगपुर विजय की कहानी कहता है, कुंभा की यशोगाथा के बारे में बताता है, वो कौन सा है? विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्माण 9वीं मंजिल का हुआ है, चित्तविहीन 8वीं मंजिल है, 3री मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा था। सर्वाधिक मूर्तियां इसके अंदर किसकी बनी हुई है? विष्णु जी की बनी हुई है। मंडन जो कुंभा का शिल्पी था उसकी देखरेख में काम पूरा हुआ। नापा, पोमा, पुंजा, भाड़ा ये मंडन के पुत्र थे। बाकी कार्य इन लोगों ने किया था। सीढ़ियां बनी हुई 157, हाइट कितनी है? 152 फीट। 1949 में इसके ऊपर 50 पैसे का केंद्र सरकार ने डाक टिकट चलाया। सन 2000 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह। इस विजय स्तंभ को देख करके बहुत से लोगों ने अपनी बात कही, उन्होंने अपने विचारों का प्रदर्शन किया था। तो आप उन लोगों की बात कर ले, कौन कौन से लोग हैं? तो एक बात करें हम कर्नल टोड की बात करें। टोड के बाद में एक फर्ग्यूसन है, आपने नाम सुना होगा फर्ग्यूसन। एक है आरपी व्यास, एक है सिम्मा राठौड़, एक है अपना ओझा। इन सब की बात करें कि इन लोगों ने क्या क्या बात की इसके बारे में। टोड ने कहा था कुतुब मीनार से भी बेहतर, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है कर्नल टोड ने किसको? विजय स्तंभ। 2 नंबर पे फर्ग्यूसन ने रोम के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है टोरजन। रोम के टोरजन से तुलना की है किसने? फर्ग्यूसन ने। किसकी? विजय स्तंभ। तीसरा है आरपी व्यास। आरपी व्यास ने कहा है हिंदू मूर्ति कला या हिंदू मूर्तियों की अनुपम निधि, हिंदू मूर्तियों की अनुपम निधि। सीमा राठौड़ ने कहा है संगीत चित्रशाला, इस नाम से जाना इसको, संगीत चित्रशाला के नाम से इसको कहा है। और ओझा ने कहा है प्राचीन मूर्तियों की अमूल्य धरोहर। ओझा ने कहा है प्राचीन मूर्तियों की अमूल्य धरोहर। और एक है गोपीनाथ, और गोपीनाथ ने कहा है लोक कलाओं का मंच। क्या कहा है?
लोक कलाओं का मंच। 5-6 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। पहले बात कुतुब मीनार से भी बेहतर कर्नल तोड़ने का है। रोम के टार्जन से तुलना किसने किया? फर्ग्यूसन ने की है। इसके बाद में 3 नंबर आरपी व्यास ने क्या कहा है इसको? हिंदू मूर्ति कलाओं की अनुपम निधि। सीमा राठौड़ या सीमा मिश्रा संगीत से रिलेटेड है, तो संगीत की चित्रशाला या संगीतकों की चित्रशाला के नाम से इसको नाम दिया है। इसके बाद में ओझा ने प्राचीन मूर्ति कलाओं की या प्राचीन मूर्तियों की अमूल्य निधि कहा है। गोपीनाथ ने इसको नाम दिया है लोक कलाओं का मंचन। क्या कहा है? लोक कलाओं का मंचन। तो ये है अपना चित्तौड़गढ़ का किला, जिसकी मूल बातें हमने की। ज्यादा बातें हमने नहीं की क्योंकि लगभग मैटर आपको किताबों में मिल जाता है। आपको सिर्फ समझना है। इस दुर्ग को आप पढ़ें तो पहले इस दुर्ग का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखिए कि राजनीति के आधार पर मौर्य वंश का अधिकार था। बाद में बप्पा रावल के बाद में इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। जयंतर सिंह ने पहली बार चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका चित्रांग मौर्य ने निर्माण करवाया था। आधुनिक निर्माता इसका कौन कहलाता है? कुंभा कहलाता है। इसको विचित्रगढ़ नाम किसने दिया था? कुंभा ने दिया। मालवा के शासकों के अधिकार में चला गया था, गुजरात के शासकों के अधिकार में चला गया था, और बाद में ये मुगलों के अधिकार में भी चला गया था। और चित्तौड़ की बजाय उन्होंने दूसरी राजधानी अपनाई थी जिसका नाम था चावंड। 1585 से लेकर 1615 तक, मतलब लगभग कितने वर्ष तक? 10, 20, 30 वर्ष तक। वैसे किताबों में 28 वर्ष मिलता है। 1613-14 के अंदर क्या हो गई थी? संधि। 15 के अंदर संधि हुई थी। उससे पहले चित्तौड़ में आके रहना शुरू कर दिया था। तो इन बातों पे आप खास ध्यान मत देना। इसके बाद में हमने भौगोलिक स्थिति की बात की थी। राजस्थान का दूसरा निर्मित तुर्क, आकृतिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तुर्क, 2/8 किलोमीटर के अंदर स्थित है, सबसे बड़ा आवासीय तुर्क। रेल मार्ग की बात की थी तो अजमेर खंडवा रेल मार्ग पर स्थित है। दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट किसको कहा जाता है? जैसलमेर के सोनारगढ़ को कहा जाता है। एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर कृषि कार्य किया जाता है। अनेक वीरों की यशोगाथाओं को बताने वाला दुर्ग किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसका उपनाम के नाम विचित्रगढ़ पहाड़ा कुंभा ने कहा था। मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर इसलिए इसको चित्रकूटगढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो क्या है कि मूल बात, और सभी बातें पूछी भी जा चुकी है। इन बातों में तो गलती होनी भी नहीं। अगर की तैयारी करें तो इन बातों में तो हमें गलतियां होनी भी। अब बाकी की बात है जो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर कौन कौन सी चीज स्थित है? तो हमने भीम से रिलेटेड बात, हमने मोहर मगरी की बात की, चित्तौड़ा बुर्ज की बात की थी। इसके अलावा हमने इसके ऊपर जो आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, उससे रिलेटेड बात की, रैदास से संबंधित बात की थी। इसके अलावा आहड़ हिंगोला की हमने बात की, रत्नेश्वर मंदिर की हमने, रत्नेश्वर तालाब की हमने इस दुर्ग के अंदर बात की। इसके अलावा इसके अंदर जो 3 स्तंभ, 2 स्तंभ एक प्रशस्ति है, उनकी बात की थी। कुंभा से इस दुर्ग का बहुत बड़ा लगाव था। इसके जो मंदिर है, महल है, छतरिया है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर गोरा बादल का महल है, पद्मिनी का महल है, मीरा का महल है, कुंभा का महल है, नौलखा भंडार, मतलब वो तो नाम से स्पष्ट हो जाएंगे सब। चित्रांग मौर्य का तालाब है, सबको पता है। इसके अलावा हरामखोरों की बाड़ी है। इसके अंदर एक राज टीला भी है, राज टीला भी है। ये राज टीला था जब मौर्य वंश यहाँ पे शासन करता था। तो कहते हैं कि कोने में एक जगह थी, राज टीला नामक स्थान था, जहां पर मौर्य शासकों का क्या होता था? राज्याभिषेक किया जाता था। और उसी राज टीले के पास ही जो चित्रांग मौर्य का तालाब है, या जो चतरंग तालाब भी उसको कहा जाता है, नॉर्मल सी बात। तो ये सब इस दुर्ग की बात हमने की। हरामखोरों की बाड़ी की थी, नाकोटा की बाड़ी की भी बात की। इसके अलावा इसके 7 दरवाजों की भी बात की थी। पांडन पोल है, पांडन पोल के बाद में दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल है, चौथा गणेश पोल है, 5वां जोड़न पोल है, छठा लक्ष्मण पोल है, और 7वां कौन सा पोल है? अपना राम पोल है। मुख्य प्रवेश द्वार राम पोल है। गाड़िया लोहारों ने जो सौगंध खाई थी वो कौन से दरवाजे पे खाई थी? जोड़न पोल ने खाई थी। बाघ सिंह की छतरी कहां पर है? जोड़न पोल के ऊपर स्थित है।
जयमल तथा कल्ला की छत्रियां कहाँ पे है, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है, वीरपत्ता सिसोदिया की प्रतिमा कहाँ पे बनी हुई है। तो ये सब बातें हैं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दरवाजों को भी याद रखना। मूल बात हमने इसकी कर ली। विजय स्तंभ के बारे में लोक रंजन, लोक कलाओं का मंचन किसने कहा, विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किसने की, इन सब बातों का आप ध्यान रखना। आप अपने साथियों को बोलो कि वो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के अंदर उपस्थित हुए। सभी को धन्यवाद। कल फिर एक नया राजस्थान का दुर्ग लेकर के आएंगे। हालांकि निशा राठौड़, सर टेस्ट भी हो गया क्या आज? निशा, गर्मी है कि बड़े कि कूलर का आके जाते है तो नींद आवे और कूलर दूर रहा जब पसीना आवे। अब टेस्ट बनाने की कंडीशन में कोई नहीं, हालांकि टेस्ट बना सूचना मिल जाएगी। अबू टेस्ट थारो रात में 10 बजे के करीबन लेने को प्रयास करेंगे। 10-10 मिनट का 2 टेस्ट होगा, नहीं तो 1-1 घंटा लगेगा। मेरे को तो उनको बनाने में 1-1 घंटा लगेगा, आपको तो 10-10 मिनट लगेगा। टेस्ट में बहुत कम बच्चे टेस्ट देते थे, इसलिए थोड़ा सा उसको मैंने नेगेटिव पॉइंट मान के थोड़ा सा बंद कर दिया कि बच्चे सोचते थे मेरे पे कम नंबर आ रहे हैं, तो ये आपकी नेगेटिविटी हो जाती है। चलो टेस्ट देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कल सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे अनुसूचियों के साथ। 7 अनुसूची हो चुकी थी हमारी। 8वीं जो मूल संविधान में अंतिम थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पूर्ण रूप से बात करेंगे। उनके बाद में आपको अनुसूचियों के बारे में कहीं पर भी किताबों के अंदर, नोट्स के अंदर देखना ना पड़े। हम इतना लगभग बढ़ लेंगे कि उसके बाद में आपको देखना ना पड़े। सर मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है। कौन सा कंफ्यूजन है बेटा? भीमलत वाला? तेरा कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे। बाकी उसके अंदर जो चैट बॉक्स है उसके अंदर मैसेज डाल करके भीमलत तालाब, ये आप तो ये जयपुर का जो स्थान पैलेस जो बता रहे हो, ब्रिज या क्या बता रहे हो? मुझे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रही है, बहुत कम आती है। 6ठी क्लास में अंग्रेजी दिलवाई थी करवाना। सर ये ब्रिज जयपुर में है, ब्रिज है क्या? तो ये जगह का नाम है, क्या नाम है? इसको हिंदी में लिख के डालो वैसे, और वहां पे डालो। तो क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, वहां चैट बॉक्स में डालो आप इसको, ताकि अपने जितने भी साथी हैं उनको बोलो। अच्छे नोट्स तैयार होंगे कल्चर के। लगभग 2 महीने तक लॉकडाउन खुलने वाला है नहीं, और 2 महीने में अगर हम पॉलिटिकल साइंस या कल्चर की शानदार नोट्स तैयार करते हैं तो नुकसान काफी है। क्लासों में तो इससे कम ही पढ़ाया जाएगा, चाहे किसी भी कोचिंग में चले तो इतनी बातों को बताना थोड़ा सा क्या है कि मुश्किल रहता है। अब इस चित्तौड़गढ़ में 3 दिन थोड़ी लगाए जाते हैं। लिखाना पढ़ाना, यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ाना है, लिखना आपको है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शानदार से नोट्स बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर मुलाकात करते हैं 9 बजे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्लास ऐसे क्यों ना रख दी जाए, एक मॉर्निंग को एक इवनिंग को, 1.5 घंटे मॉर्निंग को, 1.5-2 घंटे इवनिंग को। और जितने भी दुर्गों के बारे में हम पढ़ सकते हैं उनके बारे में पढ़ें, जितने भी राजस्थान के कल्चरों के टॉपिकों के बारे में चर्चा कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। सोच रहे हैं आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, अब समझ में आया। भीम डुंगरी के पास में भीमलत तालाब, ढूंढाड़ क्षेत्र में, आपको पता है। तो ठहरे थे पांडव अज्ञातवास के दौरान, और जयपुर उस समय कहलाता था विराटनगर। कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, सॉरी भाई 1 मिनट, कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। देखो आपको पता हो तो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो लास्ट बाजी खेली गई थी, उस बाजी में उनको जो 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। अज्ञातवास का मतलब था कि आप
12 वर्ष के वनवास बाद 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास रहेगी, कोई भी व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको पहचान लिया तो उसी समय फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आपको काटना पड़ेगा। तो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जो उन्होंने जयपुर, जो उस समय क्या कहलाता था, विराट नगर कहलाता था, उस विराट नगर में उन्होंने अपना ये समय उन्होंने व्यतीत किया था। तो यहाँ पर भी भीमलत तालाब है, जयपुर में भी भीमलत तालाब है, लेकिन वो दुर्ग से रिलेटेड नहीं है। कि कौन से दुर्ग में है? वो भीम डूंगरी, बिज्जक डूंगरी, जो मौर्य काल से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिली है, बुद्धम गच्छ, जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं महात्मा बुद्ध के, वो जो बिज्जक डूंगरी जयपुर है, वो डूंगरी मतलब छोटी, जयपुर के अंदर छोटी पहाड़ियों क्या कहते हैं, डूंगरी। दक्षिणी के अंदर क्या कहते हैं, मगरी। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, मोडो पहाड़ी कहते हैं, मोडी ये बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। सही बोल रही हो आप अंबिका। भीमलत है, यहाँ पर भी भीम जी रहे थे। भीमकुंड अपने यहाँ पे भी है, झुंझुनू जिले के जो लोहागढ़ नामक स्थान है, यहाँ पर भी है भीमकुंड। यहाँ पर भी लोहे की जो बेड़िया थी पांडवों की, वो इसी भीमकुंड तालाब के अंदर गली थी। तो भीम से कई क्षेत्रों का संबंध है। भीमलत तालाब की अगर बात करें दुर्ग के संदर्भ में, तो वो कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। बाकी कल चर्चा करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? ओके अंबिका, होगी। कई बार क्या है कि बातें याद नहीं आती, और ये आती है तो पूरा आ जाता है उनके आगे पीछे से सब प्रकार की बातें। ये थोड़ा लॉकडाउन ऐसा रहा है कि कोई बात याद करने को मन भी नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद कल फिर सुबह मिलते हैं 9 बजे।